नमस्कार ओमकार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, जिस तरह से ईडी का शिकंजा लालू खानदान के इर्द गिर्द कसा हुआ है, कभी भी नंबर लगने वाला है जेल का फिर से। वैसी हालात मुझे तो अब गांधी परिवार में भी दिख रहे हैं सर। ये नेशनल हेराल्ड केस जो है चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन अब जिस तरह से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है जो दिल्ली पुलिस का, उसने एफआईआर दर्ज की है ईडी के कहने पर, तो फिर तो मामला अब और ज्यादा गंभीर हो रहा है गांधी परिवार के लिए। देखिए, 2012 में एक अदालत में सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे थे इस केस को लेकर के, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के, कि नेशनल हेराल्ड को गलत तरीके से अधिग्रहित किया गया है गांधी नेहरू परिवार की तरफ से। एक गलत इरादे से उसकी जमीन, उसकी संपत्ति हड़पने के लिए एक नई कंपनी बनाई गई यंग इंडियन के नाम से, जिसमें माँ बेटा के शेयर ही 76%। डूबते हुए एजेएल को या नेशनल हेराल्ड अखबार को, जो जिसके बारे में कहा गया कि वो कर्ज से डूबा हुआ है, कांग्रेस उसे 90 करोड़ का कर्ज देती है। उसके बाद वो चुकाया नहीं जाता, यानी कांग्रेस को वापस नहीं दे पाता है एजेएल। कलकत्ता की कोई कंपनी जो है वो बड़ी रहमदिली दिखाती है। जो नई कंपनी बनी थी यंग इंडियन, उसको 1 करोड़ देती है। लोन समझ लो, कुछ भी समझ लो। और उसके बाद वो यंग इंडियन कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ तो नहीं, पर 50 लाख जो है चुकता करती है। 90 करोड़ के सापेक्ष केवल 50 लाख रुपया। और उसके बाद इसको टेक ओवर कर लिया जाता है, एजेएल को टेक ओवर कर लिया जाता है यंग इंडियन के द्वारा। ये ओपन एंड शट केस है, फ्रॉड का, धोखाधड़ी का। और किस तरीके से, मतलब जिसको कहते हैं ना कि दिन के उजाले में डकैती डालना। एजेएल की करीब 2000 करोड़ की संपत्ति अकेले दिल्ली में, और ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं तो करीब करीब 5000 करोड़ की संपत्ति है। ये जो बहादुर शाह जफर मार्ग पर नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग है, केवल इसकी ही संपत्ति को करीब 2000 करोड़ माना गया। उसको हड़पने के लिए पूरा जाल फैलाया गया था, बिछाया गया था। ये तो ईडी जांच कर चुकी है, आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। 14 जुलाई को इसकी सुनवाई भी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट को संज्ञान लेना था ईडी के आरोप पत्र पर, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और 6 दूसरे लोग भी आरोपी हैं। तो अदालत ने कहा कि 29 जुलाई को इस पर संज्ञान लेंगे। 14 जुलाई को तो सुनवाई पूरी हुई थी। 29 जुलाई को अदालत बैठी तो उसने कहा कि आज संज्ञान नहीं ले रहे हैं, 8 अगस्त को लेंगे। फिर 8 अगस्त को अदालत बैठी। उस दिन कहा कि अब 29 नवंबर को लेंगे। यानी 8 अगस्त के बाद 8 सितंबर, 8 अक्टूबर, 8 नवंबर, और उसके बाद 29 नवंबर, करीब 3.5 महीने बाद की तारीख दी गई। आज हम 30 नवंबर को बात कर रहे हैं। 29 नवंबर को अदालत फिर बैठी और उसने कहा कि आज भी संज्ञान नहीं ले रहे, हम अब 16 दिसंबर को संज्ञान लेंगे। मुझे आप ये बताइए अंजू जी, 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ये मामला एक अदालत के संज्ञान में लाया एक याचिका के जरिए, 2012। इसके बाद ये लोग उस याचिका को चुनौती देते रहे, निचली अदालतों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए। ये वकीलों की तो कोई कमी नहीं है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, ना कांग्रेस के पास ना इस परिवार के पास। तो जो धोखाधड़ी की थी और दिन दहाड़े की थी,
उससे बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए, जमानत ना लेनी पड़े, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब पूरे केस को देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो गंभीर मसला है, इसमें हम आपको रियायत नहीं दे सकते, आप निचली अदालत में जाकर के वहां पर समर्पण करिए, सरेंडर करिए। जमानत पर हैं दिसंबर 2015 से, माँ बेटा दोनों। दिसंबर 2015 यानी अगले महीने 10 साल हो जाएंगे। 10 साल से जमानत पर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव लड़वाते भी हैं, टिकट भी बांटते हैं, 2-3 राज्यों में सरकारें भी चला रहे हैं आराम से, हाई कमान के हाई कमान बने हुए हैं। और जो लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, मेरे विचार से बहुत बड़े भ्रम में हैं, क्योंकि अगर ये पप्पू हैं तो फिर शहंशाह कैसे होते हैं? ये तो 30-35 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, एसपीजी के समतुल्य ही इनको सुरक्षा मिली हुई है, चार्टर प्लेन में घूमते हैं, जब मन आता है तब विदेशों में निकल जाते हैं, विदेशों में ऐश करते हैं, पैसे देने की कोई कमी नहीं है। आज भी आप देख लो इस परिवार के पास इनके ठाठ क्या है, इनके नखरे क्या हैं, इनका तौर तरीका क्या है। और बाकी तो छोड़ दीजिए आप, मैं मेरिट पर बात नहीं करूंगा, मैं किसी दूसरे पक्ष पे बात नहीं करूंगा, नहीं तो मीलोड को लगेगा कि हमारी अवमानना हो गई। मुझे आप ये बताइए, जब 14 जुलाई को इसमें दोनों पक्षों की आपने बात सुन ली थी, तो फिर अभी तक भी आपने आरोप पत्रों पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? तो ये मैटर गंभीर है। और देखते हैं, अभी 16 दिसंबर भी आने वाली है, 16 दिसंबर को संज्ञान लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, इसके आगे की क्या प्रक्रिया होगी। तो ये इम्यूनिटी इसी परिवार को क्यों मिल रही है? और जो बाकी के केस आते हैं, क्या उनमें भी 3-3, 4-4 तारीखें अदालतें देती हैं कि आज संज्ञान नहीं ले रहे, आज मूड नहीं है, या आज वर्क ऑफ प्रेशर ज्यादा है, या आज ये है। तो ये सारी चीजें, इस बीच एक खबर आती है कि साहब, और ये भी अभी शनिवार को खबर आई, एक दिन पहले, कि इकोनॉमिक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी ईओडब्ल्यू, आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली पुलिस की, उसने एक फ्रेश मामला दर्ज किया है और गंभीर धाराओं में दर्ज किया है। इसमें राहुल हैं, सोनिया हैं, 6 दूसरे लोग हैं, इसके अलावा 3 कंपनियां भी हैं। 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं? एक तो एजेएल, जिसका इन्होंने धोखाधड़ी से अधिग्रहण किया, एक यंग इंडियन, जिसको अधिग्रहण करने के लिए ही बदनीयती से बनाया गया और जिसमें माँ बेटा के शेयर 76% थे, और एक कोलकाता की वो कंपनी जिसने 1 करोड़ रुपया यंग इंडियन को दिया दिल खोल करके, डोटेक्स मर्चेंडाइज। इन तीनों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। अब जानकारी तो ये मिल रही है कि जो एजेएल से जुड़े हुए हितधारक हैं, यानी जिनका पैसा लगा था, जो शेयर होल्डर हैं, जिनकी संख्या 1000 से भी ज्यादा बताई जा रही है, उनको भी अब आर्थिक अपराध शाखा बुला करके पूछताछ करेगी कि भाई आप ये बताइए कि जब एजेएल के शेयर्स यंग इंडियन को दिए जा रहे थे, या जब एजेएल का अधिग्रहण कर रही थी एक नई कंपनी यंग इंडियन, तो आप लोगों से सहमति ली गई कि नहीं ली गई? कानूनन जो भी ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी जो हैं, उनकी एक आम सभा बुलाई जानी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। लेकिन और पता है ये एजेएल में शेयर धारक कौन थे? आपको तो पता होगा अंजू जी, ये सब स्वतंत्रता सेनानी परिवारों से थे, जिन्होंने 1930 के दशक में नेहरू के कहने पर इसमें अपना पैसा लगाया था, अपने पैसे दिए थे। तो ये धोखाधड़ी किसके साथ हुई है?
स्वाधीनता सेनानी परिवारों के साथ हुई है, उनकी अगली पीढ़ी के साथ हुई है, जिनको पूछा भी नहीं गया। तो ये मामला बेहद गंभीर है। आपने बिल्कुल सही कहा इंट्रोडक्शन में कि लालू के परिवार की तरह अब सोनिया गांधी का परिवार भी इसके लपेटे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सर, मैं सिर्फ एक चीज ये समझना चाह रही थी कि हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि फलाने पे अगर ईडी का छापा पड़ गया तो तुरंत गिरफ्तार हो जाता है। एक आम आदमी के साथ तो यही होता है, उसको तो सफाई का मौका भी नहीं मिलता। यहाँ तो रियायत पर रियायत। 2012 का केस है, 2025 हो गया, अभी तक चल ही रहा है। जमानत पर है तो जमानत पर ही है। आपको याद होगा 2022 में भी तो इनसे 50-50, 100-100 घंटे पूछताछ हुई थी, सोनिया गांधी से भी और राहुल गांधी से भी। तब सड़कों पर कैसा तमाशा किया था कांग्रेस के नेताओं ने, जो राजस्थान के उस वक्त के मुख्यमंत्री थे गहलोत, उन्होंने क्या तमाशा किया था। सर, अभी भी मामला जो है वो सिरे पहुंच ही नहीं रहा है, जबकि आरोप पत्र तय हो गया है, बस संज्ञान ही तो लेना है। तो फिर इसको कैसे देखा जाए? हमें भी थोड़ी बहुत अभिव्यक्ति की आजादी तो होगी ना सर। जून 2022 में राहुल गांधी को जब पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया तो हंगामा मच गया था। एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जो परिवार संविधान से, कानून से, सारी संस्थाओं से ऊपर है, उनको कैसे समन जारी कर सकती है ईडी। मतलब ईडी ने तो कहना चाहिए कि दुस्साहस कर दिया था, एक अपराध कर दिया था, जैसे राहुल गांधी को समन जारी करके। राहुल गांधी को कोई समन कैसे जारी कर सकता है? वो तो देश के संविधान और तमाम कानूनों से और संवैधानिक संस्थाओं से भी ऊपर माने जाते हैं ये परिवार के लोग। तो बवाल हुआ उस समय, आप सही कह रही हैं, अशोक गहलोत से लेकर के भूपेश बघेल तक और तमाम इनके अलग अलग प्रदेशों के संगठन के नेता सब दिल्ली में बुला लिए गए। हाय होल्ला, छातियां पीट रहे थे, गिरफ्तारियां दे रहे थे। आजकल जो महिला विंग की प्रेसिडेंट हैं अलका लांबा, उनके जरा विजुअल निकाल के देखिए उस समय के, उनका क्या हाल था, या प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या हाल था। सब एकदम जैसे बहुत बड़ा जुर्म कर रही है मोदी सरकार। भैया मोदी सरकार के समय तो ये याचिका ही दाखिल नहीं हुई थी अदालत में। ये तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय याचिका दाखिल हुई थी। 2015 में इनको जमानत मिल गई थी पटियाला हाउस कोर्ट से। अभी 2025 आ गए। आप सही कह रही हैं, बहुत सारे भारतीयों को इस बात को लेकर के शिकायत होनी चाहिए कि भाई बाकी के पर आप जो पैरामीटर्स जो है, मानदंड आप अप्लाई करते हैं, वो इन पर क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार हो या कोई और प्रधानमंत्री होता, कम से कम मैं मोदी जी के बारे में तो कह ही सकता हूं कि मोदी जी वो गलती नहीं करेंगे जो मोरारजी देसाई के समय चौधरी चरण सिंह ने कर दी थी गृह मंत्री रहते हुए। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कराने की, शहीद बनाने की, ये तो चाहते हैं। ये जो इतनी बदजुबानी रोजाना होती है, प्रधानमंत्री पर अटैक होते हैं, ये किस लिए होते हैं? एक अदना सा, जिसकी कोई अपनी पहचान नहीं है अब से पहले की, मैं तो कहूंगा कि टुच्चे स्तर के नेता, वो भी देश के प्रधानमंत्री को गालियां निकालते हैं, उनकी दिवंगत माताजी को गालियां देते हैं। ये सब किस लिए? क्योंकि उकसाना चाहते हैं प्रधानमंत्री को, या उनके मातहत जो नीचे काम कर रहे हैं, गृह मंत्री हों या दूसरे हों, या उनके जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको उकसाना चाहते हैं कि किसी तरीके से ये लोग अगर गिरफ्तार कर लें तो जो जनता एकदम बिदकी हुई है, एकदम हट गई है, एकदम भरोसा नहीं करना चाहती इन पर, वो उसके दिल में किसी तरह का कोई तो सहानुभूति का भाव पैदा हो, किसी तरह तो वापसी हो। लेकिन मोदी जी इतने श्रूड पॉलिटिशियन हैं, वो जानते हैं कि एक जरा सा कुछ ऐसा कर दिया तो ये उसी में माहौल बनाना शुरू कर देंगे। और ये नहीं, जो असली विपक्ष की भूमिका निभाता है इस देश में, यानी इकोसिस्टम, मीडिया में बैठे हुए इनके जो चेले कृपा, चपाटे। हाँ, कृपा पात्र जो इनके बने हुए हैं, वो सब
एक माहौल बना देंगे देश विदेश में, अरे देखो भाई गांधी नेहरू परिवार जिसके 3 प्रधानमंत्री हुए, उनके चश्मो चिराग को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसलिए वो काम तो वो नहीं करेंगे, हम और आप कितनी भी आलोचना कर लें। तो ये जो इस समय चल रहा है, बिलीव नहीं होता, इस पर यकीन नहीं होता है कि अभी भी सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस परिवार को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। और ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। बिल्कुल। उनकी संसद सदस्यता चली गई थी, उनका घर छिन गया था, और नीचे से लेकर के, सेशन कोर्ट से लेकर के और गुजरात हाई कोर्ट तक ने उनको कोई रिलीफ नहीं दी थी। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रिलीफ दे दी। उन्होंने कहा कि हम इसको स्टे करते हैं सजा को। वो दोबारा से सांसद भी बन गए, उनको घर भी ऑफर कर दिया गया, वो संसद में भी आना शुरू कर चुके थे, और उसके बाद तो बड़ा जोरदार भाषण भी दिया था उन्होंने, खून की दलाली और पता नहीं क्या क्या, और भारत माता का खून और ये सब जो है, खड़े होकर के 40 मिनट का भाषण उन्होंने लोकसभा में दिया। तो उसके बाद भी, यानी 2 साल की सजा होने के बावजूद कोई और होता तो एक बार भीतर से हिल जाता कि यार बाल बाल बच गया, वरना राजनीतिक करियर का अंत ही था। आप 2 साल की अगर सजा आपको हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट से भी मान लिया राहत नहीं मिलती, और नहीं मिलती है बहुत सारे लोगों को, तो फिर क्या होता? आप अगर 2 साल की सजा काट करके आते और उसके बाद अगले 3 साल और आप चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो आपका राजनीतिक करियर कहाँ जाता? और मानहानि का कोई एक केस तो है नहीं जो सूरत कोर्ट ने जिसमें सजा सुनाई है, 10-12 केस चल रहे हैं पूरे देश में, क्योंकि रोज आना मुंह से बाहर बाहर बोलते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं, वीर सावरकर को देशद्रोही बता देते हैं, किसी को कुछ भी, और इससे भी कोई सबक नहीं है कि इस बदजुबानी के चलते इस देश की जनता पूरी तरीके से मुंह मोड़ चुकी है। ये राज्य दर राज्य इनको शिक्षा दी जा रही है, सबक दिया जा रहा है, सजा दी जा रही है इनकी बदजुबानी की। बिहार में मिली ना 6 लगातार लगातार लगातार, जम्मू कश्मीर देख लो, अब हरियाणा देख लो, महाराष्ट्र देख लो, दिल्ली में 6ठा चुनाव था ये विधानसभा का, जब खाता ही नहीं खोला। झारखंड में भी कौन से तीर मार लिए आपने? तो लगातार आपको शिक्षा मिल रही है, सजा मिल रही है, लेकिन सुधरने का नाम नहीं है। तो ये बात सही है, जो हाल लालू परिवार का हो गया है, और वो लालू की वजह से हुआ है। आपको क्या लगता है, ये सब जो एजेएल वाला मामला हुआ है, जो धोखाधड़ी हुई है, एजेएल की संपत्ति को हड़पने के लिए जिस तरीके से यंग इंडियन बनाई गई है, ये किसके कहने पर बनाई गई होगी? ये तो उन्हीं के कहने पर बनाई गई होगी ना, जिनके 76% शेयर है इसमें, इन्हीं की इच्छा पर बनाई गई होगी ना। तो अब भुगते। लेकिन सवाल ये है कि सिस्टम में भी अगर कोई बैठा है जो इनको बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कब तक लिंगर ऑन किया जा सकता है? और ये मामला जो दर्ज हुआ है, मुझे तो लगता है कि चूंकि आर्थिक अपराध हुआ है, तो आर्थिक अपराध शाखा को ये मामला सौंपा गया है, और ईडी की तरफ से ये मामला दर्ज किया गया है। ईडी ने दस्तावेजों का पूरा पुलिंदा आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा है कि साहब ये हमारी जांच है 2008 से लेकर के अब तक, यानी 2024 तक हमने जितना भी जांच पड़ताल की है, कागज खंगाले हैं, ये उसका जिस्ट है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको देखें। तो ये जो बुलाए जा रहे हैं, जिनको अब बुला करके पूछा जाएगा कि भाई आपकी सहमति ली या नहीं ली इसका अधिग्रहण करने से पहले, यहां से कहानी
नए सिरे से शुरू होगी। क्योंकि सर आप सही कह रहे हैं ना कि जब सारी सुनवाई पूरी हो चुकी है, आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, तो संज्ञान लेने में वक्त लग रहा है ना। और वक्त क्यों लग रहा है? अब अदालतों के पास तो हम ये कहते हैं कि 5.5 करोड़ मामले हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन एक मामला जो जिसे कहते हैं खात्मे की कगार पर है, उसको भी अगर अदालतें सिरे तक नहीं पहुंचाती हैं, किसी नतीजे तक नहीं पहुंचाती हैं, तो कई सवाल उठ जाते हैं। सर सवाल ये भी उठता है कि निचली अदालतें जब फैसले सुनाती हैं, पता नहीं वो फैसले सुप्रीम कोर्ट में आकर बदल कैसे जाते हैं सर। निचली अदालतों में तो सारे सबूत रखे जाते हैं, और ऊंची अदालत जो है उसमें कहा जाता है कि सिर्फ जो फैसला होता है उसकी इंटरप्रिटेशन बदल जाती है। तो यहाँ पर भी तो आम लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं ना। अब सोशल मीडिया का जमाना है सर, आप देखो किस तरह के सवाल जवाब होते हैं जब कोई अदालत से फैसला आता है और लोगों को लगता है कि ये बड़ा अजीब आया है। पर यहाँ पर अगर आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू की एंट्री हुई है सर, तो आप सही कह रहे हैं कि यहां से मामला एक नया शेप लेगा। पहले तो ये पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका के जरिए आया, फिर ईडी तक पहुंचा, अब तो ईओडब्ल्यू की एंट्री से तो इनको तो दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, इनको भी सम्मन भेजे जा सकते हैं, जैसे कि जो शेयर होल्डर्स है उनको बुलाने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, मैंने कहा कि वहां से शुरुआत हो रही है इस केस की नए सिरे से। जो ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है राहुल एवेन्यू कोर्ट में, वो एक केस है। ये अब आर्थिक अपराध शाखा ने दर्ज किया है। ये आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ मामला है और ये बहुत संगीन है। इसमें अलग तरह की सजाओं के प्रावधान हैं और इसमें जब हितधारकों से पूछताछ की जाएगी कि उनको विश्वास में लिया गया कि नहीं, उनकी सहमति ली गई कि नहीं, उसके बाद फिर जिन्होंने ये सब कर्मकांड कराया है, आप थोड़ा सा ब्रॉडर वे इसको जरा देखिए। कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी उस समय? सोनिया गांधी, ठीक है। अच्छा, एजेएल की चेयरमैन कौन थी? सोनिया गांधी। यंग इंडियन की कौन थी? सोनिया गांधी। अब एजेएल जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है, तो सोनिया गांधी ने सोनिया गांधी से कहा कि प्लीज हमारी मदद करिए। तो जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, उन्होंने एजेएल की जो चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी उनकी मदद कर दी 90 करोड़ की। फिर एजेएल की जो चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी, उन्होंने कहा कि भाई एक और नया संगठन बनाओ, एक और नया ट्रस्ट बनाओ, क्योंकि इतना काफी नहीं है जितना हमने एक कर रखा है। तो फिर यंग इंडियन बन जाता है जी। उसमें भी सोनिया गांधी ही जो है वो सर्वे सर्वा हो जाती है, उनका बेटा सर्वे सर्वा हो जाता है। उसमें सुमन दुबे, सैम पेट्रोडा, ऑस्कर फर्नांडीज, मोतीलाल वोरा, तो ये सब अपना जो है वो छोटे छोटे शेयर धारक बना दिए जाते हैं। इसके बाद पूरा एक जो है साजिश रची जाती है बैठ करके। तीनों सोनिया गांधी मिल बैठ करके ये सोचती है कि भाई ये जो ट्रस्ट वाला एजेएल है, जिसमें नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और एक उर्दू का एक अखबार और छपता था, तो इसकी संपत्ति को कैसे हम खुर्द बुर्द करें, कैसे इसको। तो फिर यंग इंडियन को जो है, यंग इंडियन से कुछ पैसा लिया जाता है, यंग इंडियन कांग्रेस को कुछ पैसा देता है, और पूरा एक चक्रव्यूह बना करके उस संपत्ति को हड़पने की पूरी व्यवस्था जो है वो एजेएल की सोनिया गांधी, यंग इंडियन की सोनिया गांधी से मिलकर के और कांग्रेस की सोनिया गांधी से मिलकर के ये सब करती हैं। आप समझ सकती हैं कि ये कितना गंभीर केस है, बिल्कुल, कितना बड़ा अपराध है, कितनी बड़ी साजिश है। कोई बचा सकता है क्या इनको? इसीलिए इसको ओपन एंड शट केस कहा जाता है कि इसमें इनको कोई नहीं बचा सकता। ये बहुत सियाने बन रहे थे। इनके दिमाग में एक्चुअल में एक गलतफहमी पैदा हो गई थी उस समय कि हमें सत्ता से कौन हटाएगा, और हम तो अनंत काल के लिए जैसे अब यहाँ केंद्र की सत्ता में रहेंगे और देश की सत्ता में रहेंगे।
तो हमारे खिलाफ कौन जांच कर सकता है? किस एजेंसी की इतनी हिम्मत और दुस्साहस है जो हमारे सत्ता में रहते हुए हमारी ही जांच करे, यानी हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊ। हाँ, ईडी तो इन्होंने बनाई थी ना सर। और जितने ये कड़े प्रावधान किए गए पीएमएलए, वो सारे कड़े प्रावधान भी इन्हीं के समय शुरू हुए थे। बिल्कुल। 2005 में संशोधन हुए। हम्म। तो मेरा ऐसे ये है, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऊंट पहाड़ के नीचे इस कदर आएगा। तो ये अब पहाड़ के नीचे आ गए हैं, बच नहीं पाएंगे। और इस समय जो आदमी सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हुआ है, अंजू जी, 2013-14 में उन्होंने एक बात कही थी, लोग भूल जाते हैं। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद और भ्रष्टाचार, इन पर हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा। तो आप जितनी चाहे बयानबाजियां कर लीजिए, जितना चाहे सब कुछ करिए, आप रायता फैलाइए, रोजाना गाली दीजिए, कुछ भी करिए, वो जो एक टारगेट है ना, जो अर्जुन का टारगेट था, आंख आंख पर ही निशाना साधना है, तो वो तो बैठा हुआ है। बयानबाजी का जवाब वो देता नहीं, बिना मतलब के दावेदारियां करता नहीं। और उन्होंने ये भी कह रखा है कि जो वंशवाद है, ये भ्रष्टाचार की जड़ है, जननी है, और लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं ये। सारे परिवारों को देख लो आप, वो किसी दूसरे को उभरता हुआ देखना ही नहीं चाहते। उनके दलों में इनर डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं है। किसी को कठपुतली बना करके लाते भी हैं तो उसका क्या हल करते हैं, वो हमने मनमोहन सिंह के रूप में भी देखा और मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में भी देख रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव इनके काबू में नहीं आए थे, तो उनके साथ क्या किया था, मरने के बाद भी उनका पार्थिव देह 24 अकबर रोड के भीतर घुसने नहीं दिया था। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बहुत कड़ा वक्त आने वाला है इस परिवार के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। जो एक कहावत है ना, जो इनके इकोसिस्टम की तरफ से बार बार कही जाती है, सरकार उनके तो क्या हुआ, सिस्टम में लोग तो हमारे हैं, सिस्टम तो हमारा है। तो सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं, जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो भी गेड़े में आएंगे। और ईडी ने ये मामला ईओडब्ल्यू को सौंप कर जो मास्टर स्ट्रोक मारा है सर, उसका असर हम और आप बहुत जल्द देखेंगे। शेयर होल्डर्स तो आएंगे, और जब वो सच्चाई बताएंगे तो उसके बाद जो ये 6 लोग हैं और गांधी परिवार के लोग हैं जिनके नाम इस एफआईआर में, उनके वाकई बुरे दिन आने वाले हैं। सर, आपने इस मसले पर बहुत ही विस्तार से सारी जानकारी मेरे दर्शकों को दी। मेरे लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।